नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास का कोर्स ये चल रहा है। 10वां लेक्चर है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये उलझी हुई कहानी को मैं सुलझा रहा हूँ जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जो भी कोई प्रश्न आए आप उसका आसानी से जवाब दे पाएँ। दिल्ली सल्तनत ये चैप्टर हमारा चल रहा है। पहला वंश हमने समाप्त कर दिया है, गुलाम वंश। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा वंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कुल 5 वंश हैं। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक था और खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक रहेगा। ये 30 वर्षों तक इस वंश का शासन रहता है। तो इन पांचों वंशों में अगर आप तुलना करके देखेंगे, सबसे कम टाइम पीरियड खिलजी वंश का ही है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के पहले शासक के बारे में आज पढ़ेंगे, इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड तो आपको मालूम ही है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो खिलजी वंश में मुख्य तौर पर आपको 3 शासकों के बारे में पढ़ना है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक था, अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा था, उसके बाद मुबारक खिलजी आएगा। एक और शासक आएगा लेकिन उसका कुछ महीनों का मेहमान होता है, वो पढ़ना नहीं है आपको। थोड़ी बहुत उसकी कहानी मैं बता दूंगा लास्ट में। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शुरू करने से पहले खिलजी वंश के बारे में थोड़ा सा परिचय ले लीजिए। ये खिलजी वंश के जो लोग थे, इनका नाम खिलजी ही क्यों था, कहाँ से आए थे लोग? देखिए, ये जो लोग थे ना, ये रहते थे अफ़गानिस्तान के खल्ज क्षेत्र में और इनके कबीले का नाम था खिलजी। इनके कबीले का नाम खिलजी था, इसलिए ये लोग अपने नाम के पीछे खिलजी लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। ये अफ़गानिस्तान के खल्ज क्षेत्र से आए थे, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये अफ़गानिस्तानी थे। नहीं, ये अफ़गानी नहीं थे, ये मूल रूप से तो तुर्की ही थे। क्योंकि ये आए तो थे तुर्किस्तान से ही आए थे। तुर्किस्तान से ही लगभग 200 वर्षों पहले, अर्थात 1000 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के बीच में इनके जो पूर्वज थे वो तुर्किस्तान से भागकर आए थे और अफ़गानिस्तान के खल्ज क्षेत्र में वो बस गए। मूल रूप से ये तुर्की ही थे। ठीक है, अफ़गानी नहीं थे, ये तुर्की ही थे। अफ़गानिस्तान के खल्ज क्षेत्र में बस गए तो इन्होंने काम की तलाश करना शुरू किया। तो इल्तुतमिश जब भारत में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था, तो उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो पूर्वज थे वो भारत में आए काम की तलाश में। तो उन्हें जो है दिल्ली सल्तनत में काम मिल गया और उसके बाद उदय होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये बाद में पड़ा जब ये सुल्तान बना। इससे पहले इसका नाम जो था मलिक फिरोज था। मलिक फिरोज और इसका एक भाई था शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन वही भाई है जिसका पुत्र बनेगा अलाउद्दीन खिलजी। तो मलिक फिरोज अपने भाई शिहाबुद्दीन के साथ बलबन का जब टाइम पीरियड आया था ना, तो इन्होंने अपनी सेवाएं प्रारंभ की। इनके पूर्वजों ने तो इल्तुतमिश के टाइम पर ही अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो उस समय बलबन का टाइम पीरियड चल रहा था। तो बलबन के टाइम पीरियड पर इन्होंने अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया। किसने? मलिक फिरोज और शिहाबुद्दीन ने। अच्छा काम ये करते गए तो इसलिए बलबन ने इन्हें अपना सर जहांदार के पद पर नियुक्त कर दिया था, मतलब शाही जो अंगरक्षक होते हैं वो बना दिया था। लेकिन मलिक फिरोज इतना होनहार, इतना बहादुर निकला कि ये समाना का गवर्नर बन गया। समाना का इसे गवर्नर बना दिया गया, पंजाब वाले रीजन में इसे गवर्नर बना दिया गया था। और वहीं पर एक बार मंगोलों का आक्रमण होता है और ये बहुत अच्छे से डील करता है। तो बलबन का जो पोता था कैकुबाद, उसका जब टाइम पीरियड आता है तो वो मलिक फिरोज को शाइस्ता खां की उपाधि देता है और इसके साथ बरन का गवर्नर भी बना देता है। समाना का गवर्नर से हटा के इसे बरन का गवर्नर बनाता है, अर्थात जो आज का बुलंद शहर है ना, इस बड़े क्षेत्र का ये गवर्नर इसको बना देता है और इसे अपना कमांडर भी बना लेता है। ठीक है, मतलब ये कहने का भाव ये है कि बहुत ही करीब आ जाता है। लेकिन आपको मालूम है कैकुबाद को लकवा मार गया था, बहुत गलत आदतें थी उसकी, दारू शराब जो है, लड़कियों का शौक, उसको बहुत बुरी लत लग गई थी। इस कारण से मात्र 20-21 साल की उम्र में उसे लकवा मार गया। उसके बाद इसका पुत्र, कैकुबाद का पुत्र जो मात्र 3 वर्ष की आयु का था, वो शासक बनता है। और क्यूमर्स जो मात्र 3 वर्ष की आयु का था, इसका जो संरक्षक बनता है मलिक फिरोज बनता है। मलिक फिरोज ने, आपको मालूम ही है क्या किया,
क्यूमस की हत्या कर दी, कैकुबात को नदी में फेंकवा दिया। उसके बाद ये सुल्तान बन जाता है। 1290 ईस्वी में ये सुल्तान बन जाता है। जब ये सुल्तान बना तो इसकी उम्र बताते हैं कि 70 वर्ष का था। सुल्तान बनते समय इसकी उम्र लगभग 70 वर्ष की थी, ऐसा बताते हैं। और ये मुस्लिमों के प्रति बहुत ही दयालु था, बहुत उदार किस्म का ये व्यक्ति था, शासक था मुस्लिमों के प्रति, हिंदुओं के प्रति नहीं, मुस्लिमों के प्रति। क्योंकि उम्र भी हो चुकी थी, इसकी सोच ये थी कि अब जो है शांति से पूरा शासन संभाला जाए, ज़्यादा साम्राज्य को विस्तार करने का इसने प्रयास नहीं किया। जो इसके पास था उसी को इसने संभाला और बहुत मुस्लिमों के प्रति जो है ये दयालु रहा। जो भी कोई गलती करता था उसको ये माफ़ कर देता था, भले ही इसके खिलाफ वो षड्यंत्र ही रचता था, लेकिन उसे पकड़ने के बाद ये माफ़ कर दिया करता था। लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि ये किया जाए, तो यही मेन कारण हुआ कि इसको गद्दी से हटाकर इसके भतीजे ने जो है अगला सुल्तान बना। इसकी चाल की वजह से ही एक सुल्तान को उस समय ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी कि ये सब करना चाहिए था। इसने देखिए, हालांकि इसने जो सुल्तान का पद है वो तलवार के बदौलत हासिल किया था, लेकिन उसे बरकरार ना रख पाया ये, ठीक है, बहुत ही नर्म हो गया। शुरुआत के 1 वर्ष इसने किलोखरी महल से शासन किया। किलोखरी महल वही है जो कैकुबात के द्वारा बनवाया गया था अपनी अय्यासी करने के लिए। दिल्ली से थोड़ा सा पास में ही है ये किलोखरी महल, कैकुबात के द्वारा बनवाया गया था अपनी अय्यासी के लिए। वहीं से इसने अपना जो है शासन प्रारंभ किया। शुरुआत के 1 वर्ष वहीं पे रहा। क्यों वहीं पे रहा? क्योंकि पहले तो गुलाम वंश थे और अचानक ही ये खिलजी वंश आ गए, तो जो लोग थे वो विद्रोह ना कर दें, इसी डर से ये किलोखरी महल से इसने शासन किया, थोड़ा दूर ही रहा। उसके बाद 1 वर्ष के बाद ये दिल्ली के मुख्य महल पे आया और वहाँ से इसने अपना शासन शुरू किया। इसकी नीति ये थी कि ये कोई पंगा नहीं लेना चाहता था, समझ लीजिए कि मतलब कोई सुल्तान, नया सुल्तान आता है, कोई नए वंश की शुरुआत करता है, तो पहले के जितने भी तुर्क अमीर होते थे, जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति थे, उनको पद से हटा दिया करते थे। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने जो भी तुर्क अमीर थे, जो भी नोबल थे, उन्हें अपने पद पर बना रहने दिया, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की। हालांकि अपने परिवार के जो सदस्य थे उनको बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंचा दिया, लेकिन जो पहले के तुर्क अमीर या जिन्हें आप नोबल कहते हैं, वो अपने पद पर बने रहे, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं किया इसने। जैसे मलिक छज्जू, ये बलबन का भतीजा था। ये जब ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठा, उस समय ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। कड़ा मानिकपुर जो जगह है ये यूपी में पड़ती है। ये 2 जगह हैं, कड़ा और बगल में ही है मानिकपुर। गंगा नदी बहती है, एक तरफ कड़ा है, दूसरी तरफ मानिकपुर है। तो ये जो कड़ा मानिकपुर एक क्षेत्र, एक प्रांत उस समय था, उसका गवर्नर मलिक छज्जू था। मलिक छज्जू को ही उसका गवर्नर रहने दिया। और दिल्ली का उस समय कोतवाल फखरुद्दीन था। ये कैकुबात के टाइम पर भी हमने आपको बताया था, तो कैकुबात को भी अपने पद पर रहने दिया। कहने का भाव ये है कि जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहले से नोबल बैठे हुए थे उनको छेड़छाड़ नहीं किया, उनको अपने पद पर रहने दिया, जो कि एक खराब नीति साबित हुई थी बाद में। इसके पुत्र अरकाली खां, खाने खाना और कद्र खां, ये 3 पुत्र इसके जो इतिहास में इनका नामकरण आया है, इनका नाम याद कर लीजिए, आगे इनका रोल आएगा, इसलिए मैंने आपको बताया। अब मलिक छज्जू का विद्रोह होता। सबसे पहले मलिक छज्जू 1291 ईस्वी में विद्रोह कर देता है। मलिक छज्जू आपको बताया था कड़ा मानिकपुर जो मैप में आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र का सूबेदार हुआ करता था। इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह का कारण ये था कि ये तो बलबन का भतीजा था। ये कौन था? बलबन का भतीजा था। ये समझता था कि ये भी गुलाम वंश से संबंधित है, तो नया वंश खिलजी वंश कैसे आ गया? हक तो मुझे है सुल्तान बनने का। इसके आसपास जो नोबेल अधिकारी थे, आसपास जो सूबेदार थे आसपास क्षेत्र के, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ हाँ भाई, तुम ही असली हकदार हो, ये कहाँ से आ गए? क्योंकि तुम बलबन के भतीजे हो, तुम और कोई नहीं, बलबन के भतीजे हो। कई इतिहासकारों ने इसे बलबन का भांजा कहा, कई इतिहासकारों ने बलबन का भतीजा कहा, तो बस ये समझ लीजिए उसका रिलेटिव था। तो ये एकमात्र ये जो है योग्य शासक था जो बलबन के वंश का था। और इसने कड़ा मानिकपुर में विद्रोह कर दिया।
इसके विद्रोह को दबाया गया। किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पुत्र अरकाली खां के द्वारा इसके विद्रोह को दबाया गया। इसके गिरफ्तार इसको कर लिया, लेकिन जब गिरफ्तार करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सामने पेश किया गया तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको माफ़ कर दिया और रात को खाने में बुलाया और इसकी बहुत प्रशंसा की। भाई आप तो गयासुद्दीन, मेरे मालिक गयासुद्दीन बलबन के भतीजे हो, बहुत इसकी प्रशंसा की। देख लीजिए, इसने विद्रोह किया था और इसको सज़ा देनी चाहिए थी, इसको माफ़ कर दिया और डिनर पे बुलाया, रात को खाने पे बुलाया, इसकी प्रशंसाएं भी की। इसके बाद कड़ा मानिकपुर की जो सूबेदारी है इसने 1291 ईस्वी में अपने भतीजे को दे दी, भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जो आगे चलकर शासक बनेगा। और अलाउद्दीन खिलजी ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारेगा, ये इसका भतीजा था। भले ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत उदार किस्म का था, बहुत माफ़ कर दिया करता था, जो भी विद्रोह करता था माफ़ कर दिया करता था, लेकिन पता नहीं क्या बात हो गई, उसके मन में क्या आया, सीदी मौला को उसने माफ़ नहीं किया। सीदी मौला की यह अफवाह उड़ी थी कि सीदी मौला अगला सुल्तान बनना चाहता है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। जब ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मालूम पड़ी बात तो उसने ईरान के धार्मिक फ़कीर सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। ठीक है, ये देख लीजिए तस्वीर, काल्पनिक तस्वीर है। हाथी के पैरों तले कुचलवा कर मार दिया था। किसे? सीदी मौला को। नाम याद रख लीजिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। इसके टाइम पीरियड पर मंगोलों का आक्रमण होता है। मंगोलों का आक्रमण आपको पता ही है कहाँ से होगा, ये उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है यहीं पर मंगोलों का आक्रमण होता है। और उस समय मंगोलों का आक्रमण जो हुआ था वो अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। अब्दुल्ला और इसका भाई एक था उलुग खां, इनके नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। ये अब्दुल्ला कहा जाता है कि ये हल्गू खां का पोता था। और हल्गू खां कौन था? ये चंगेज खां का पोता बताया जाता है। ठीक है, तो ये चंगेज खां से ही संबंधित थे, उन्हीं के वंश से ही संबंधित थे। और उस समय जो अरकाली खां था, जो कि फिरोज खिलजी का पुत्र था, ये उस समय दीपालपुर, मुल्तान और समाना का गवर्नर नियुक्त किया हुआ था। और मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए फिरोज खिलजी खुद सेना लेकर दिल्ली से गया और उसने मंगोलों के आक्रमण को रोका भी और अब्दुल्ला को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन उसे माफ़ कर दिया और उसको पुत्र की उपाधि दी। उसे अपना पुत्र का दर्जा दिया अब्दुल्ला का, और अब्दुल्ला को बताया, पुत्र आपको ये सब शोभा नहीं देता, शांति से रहिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, और अपने पुत्र का दर्जा दिया। और अब्दुल्ला का एक भाई था उलुग खां, अब्दुल्ला का एक भाई था उलुग खां, ये भी मंगोल की एक सेना को नेतृत्व कर रहा था। तो जिस सेना को ये नेतृत्व कर रहा था उस सेना ने और उलुग खां ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से इजाज़त मांगी कि वो भारत में बस सके। और आगे चलकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह उलुग खां से भी कर दिया था। ठीक है, ऐसा बताया जाता है, उलुग खां से भी अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। और उलुग खां को दिल्ली के पास एक जगह है मंगोलपुरी, वहाँ पर रहने के लिए इजाज़त दे दी थी, और कुछ को बंगाल के लखनौती में बसने की इजाज़त दी थी। तो कहने का भाव ये है कि ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ पर बसने की इजाज़त दी थी, बस ये भारत में इनको रहने की इजाज़त दे दी थी, बस ये समझिए। और उलुग खां को अपना दामाद इसने बना लिया था। और हाँ, दामाद से बात आया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक दामाद जो है अलाउद्दीन खिलजी था। भले ही अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह इसने अलाउद्दीन खिलजी से भी कर दिया था, उसे भी अपना दामाद बना लिया था। ठीक है, याद रखेंगे। रणथंभौर अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय राजपूत शासक हमीर देव के साम्राज्य की ये राजधानी हुआ करता था। हमीर देव का साम्राज्य लगभग राजस्थान में फैला हुआ था। रणथंभौर उनकी राजधानी थी और आसपास का क्षेत्र उनके क्षेत्र में आता था। ठीक है, और ये अभियान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का असफल रहा, क्योंकि वो किला, मैप में देखिए, किला ही ऐसा बना हुआ था कि इसे जीतना बहुत ही मुश्किल था। जब नहीं जीत पाया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, तो वो कहावत है ना कि अंगूर खट्टे हैं, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा, ऐसे में हजारों किलो को कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपने एक मुस्लिम भाई का खून नहीं बहा सकता हूँ। तो इसलिए उसने कहा कि रणथंभौर
पर हम हमला या रणथंबोर पर हम कब्जा नहीं करेंगे, ये अभियान उसका असफल रहा। लेकिन जो हमीर देव थे, हमीर देव का जो साम्राज्य था, उनके साम्राज्य में ही मंडावर और झैन, ये जगह राजस्थान में ही हैं, इन पर कब्जा कर लिया गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। हालांकि कुछ समय के लिए था, फिर से ये राजपूतों के ही अधीन आ गया था। मंडावर अभियान के दौरान ही जलालुद्दीन के पुत्र खाने खाना की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की बारी आती है। अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद भी था, भतीजा भी था, जिसे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया गया था। ये वहीं पर बैठ के षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ, क्योंकि इसे मालूम पड़ गया कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो शासन करने की नीति है वो सही नहीं है, ये तो बहुत ही नरम है, इसको गद्दी से हटाया जा सकता है। ये अपने आप को जो है अगला सुल्तान बनाने की कोशिश करने लग गया, उसके सपने देखने लग गया। तो इसने सोचा इसके लिए सबसे पहले धन इकट्ठा करते हैं। अगर मुझे स्वतंत्र शासक बनना है या सुल्तान बनना है तो सबसे पहले धन इकट्ठा करते हैं। तो उसके बाद होना क्या था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहले से ही भरोसा इस पे करता था और अपनी पुत्री का विवाह भी इससे कर बैठा था। तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने 1293 ईस्वी में भीलसा मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र पड़ता है, ये मालवा साम्राज्य के अंदर आता था। उस समय मालवा क्षेत्र में परमार वंश का शासन था। उन्हीं के क्षेत्र में ये जगह पड़ती है भीलसा पर अटैक किया और बहुत लूटपाट की। और भीलसा में ही कुछ दिन जब ये रुका, इसे ये मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है देवगिरी जब जगह पड़ती है, जिसे आगे चलकर दौलताबाद नाम कर दिया जाएगा। देवगिरी जो जगह पड़ती है, यहाँ पर यादव वंश का साम्राज्य है और यहाँ पर बहुत सारी संपत्ति है, इसे अगर लूटा जाए तो बहुत धन प्राप्त होगा। तो इसे ये मालूम पड़ा। हालांकि जो भीलसा का जो अटैक किया था 1293 ईस्वी में, इसकी पूरी जानकारी इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दे दी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खुश भी हो गया, वाह कि मेरा भतीजा या मेरा दामाद कितना बहादुर है, उसकी प्रशंसा भी इसने की। लेकिन इसने देवगिरी के बारे में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कुछ नहीं बताया। और 2-3 वर्षों के बाद जब 1296 ईस्वी आया, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर अटैक कर दिया। देवगिरी को देख लीजिए, देवगिरी को लूटने के उद्देश्य से इसने अटैक कर दिया है। इस रास्ते से आया था, इस रास्ते से होकर आया था, कड़ा मानिकपुर से ये देवगिरी आया था। और उस समय देवगिरी के जो शासक थे वो रामचंद्र थे। यादव साम्राज्य के शासक रामचंद्र का वहाँ पर राज हुआ करता था। देवगिरी उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो ये मात्र 8000 घोड़ों के साथ आया था, 8000 घुड़सवारों के साथ आया था। और ये इसने अफवाह फैलवा दी थी कि ये केवल और केवल व्यापार की दृष्टि से आ रहा है, व्यापार करने की दृष्टि से आ रहा है। लेकिन इसने आक्रमण कर दिया और कुछ ही पल में इसने देवगिरी को लूट लिया, पूरी तरीके से लूट लिया। और रामचंद्र के साथ संधि हुई और बहुत सारा धन, बहुत सारे हाथी, बहुत सारे घोड़े, बहुत सारी संपत्ति, सोना चांदी सब देना पड़ा। और ये सब लेकर ये जब कड़ा पहुंचा तो ये जानकारी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को लगती है तो बहुत नाराज़ होता है। जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी को लूटता है तो उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था ना वो ग्वालियर में था। जब अलाउद्दीन फिरोज खिलजी कड़ा चला जाता है लूटकर, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तैयारी करता है और जुलाई 1296 ईस्वी में वो जलालुद्दीन जो था वो कड़ा की ओर रवाना हो जाता है, कड़ा मानिकपुर की ओर वो रवाना हो जाता है। तो कड़ा पहुंचने से पहले ही अलाउद्दीन खिलजी का एक भाई था, वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से मिलता है और कहता है कि भैया बहुत शर्मिंदा हैं, भाईजान बहुत शर्मिंदा हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको सारा धन देना चाहते हैं वापस। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बुजुर्ग था ही, उसने कहा बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के भाई ने कहा कि भैया का ये कहना है कि आप पूरी सेना के साथ मत आइए, अकेले उनसे मिलिए, नहीं तो वो खुदकुशी कर लेंगे। तो उसके बाद होना क्या था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गया, कुछ सैनिकों के साथ कड़ा गया, अलाउद्दीन खिलजी से मिला और अलाउद्दीन खिलजी उसके पैरों में पड़ गया, उसके पैरों को चूमने लग गया। लेकिन उसने धोखे से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। उसके बाद अपने आप को इसने कड़ा में ही सुल्तान घोषित कर दिया।
तो 1296 ईस्वी में इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। 1296 के बाद अब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लगभग 1 घंटे की पूरी कहानी है, बहुत डिटेल में, क्योंकि ये पहला दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जो साउथ तक जो है रेड करेगा, साउथ तक कब्जा करेगा। लेकिन इसकी पॉलिसी अलग थी। ये दक्षिण की ओर जो क्षेत्र थे ना, उसको अपने पूरी तरीके से अपने साम्राज्य के अधीन नहीं किया, उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली और उनसे कर लेने लग गया, टैक्स लेने लग गया। ठीक है, उनको अपने साम्राज्य में पूरी तरीके से उसने मिलाया नहीं। लेकिन आप यही देख लीजिए कि 1296 ईस्वी में लगभग साउथ में ही है, ये जो आपका देवगिरी, इस पर अटैक कर दिया। ये सुल्तान उस समय नहीं था। अभी तक कोई भी दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान नहीं हुआ जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार किया हो। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार करके आगे कोई नहीं बढ़ा था। यहाँ पर देख लीजिए, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान नहीं है, फिर भी ये आगे की ओर चला गया, साउथ की ओर चला गया और ये जीत भी हासिल कर लाया। और यहीं से रास्ता साफ हो गया था कि ये सुल्तान तो बनेगा ही बनेगा, और आखिरकार ये सुल्तान बन ही गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। इसके सभी उत्तर भारत के अभियान, दक्षिण भारत के अभियान, इसकी बाजार नीति बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके क्लास नोट्स ले लीजिएगा, तैयारी अच्छी होती रहेगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।